हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम बताए थे कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। जो नहीं देख पाए हैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा चैप्टर नोट्स के साथ भी पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के प्ले लिस्ट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पूरा चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर दिए थे। आज के वीडियो को हम इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो मान के चल रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्न में कौन सा बर्थ कंट्रोल डिवाइस स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? जन्म नियंत्रण की विधि जो स्त्री के द्वारा यूज नहीं किया जाता है उसको चुनना है। डायफ्राम, ओरल पिल, निरोध, कॉपर टी। तो हम जानते हैं कि डायफ्राम, ओरल पिल और कॉपर टी ये तीनों तो फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है और निरोध मेल के द्वारा यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा नहीं। इसलिए आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा टेस्टिस को हटाना कहलाता है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करने का तो बहुत सारा विधि है, लेकिन यदि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सर्जिकल मेथड के माध्यम से पुरुष के टेस्टिस को ही हटा दिया जाए, टेस्टिस को ही हटा दिया जाए, हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन यदि टेस्टिस को हटा दिया जाए तो हम इस मेथड को क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी और वासेक्टोमी। तो याद रखना है कि अगर टेस्टिस को हटा दिया जाए तो इस घटना को हम कहते हैं कैस्ट्रेशन, इसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। इसके बाद है, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक, फिर है अबॉर्टिव एजेंट यानी कि गर्भपात करने वाले कारक के रूप में, उसके बाद है एमनियोसिंथेसिस और एक है म्यूटाजेन। तो RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है अबॉर्शन कराने के लिए, यानी कि जो अबॉर्टिव एजेंट है इसके रूप में इस दवा का यूज किया जाता है, यानी कि गर्भपात MTP, जन्म से पहले जो बच्चे को नष्ट किया जाता है जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं, तो अबॉर्शन कराने के लिए ही RU 486 का यूज किया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा अबॉर्टिव एजेंट, यानी अबॉर्शन कराने के लिए जो कारक है उसके रूप में इस दवा का हम यूज करते हैं। इसके बाद है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI जो कि लखनऊ में है द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? तो ऑप्शन है मालाडी, कंबाइंड पिल, सहेली या फिर कंडोम। तो ये जो CDRI जो कि लखनऊ का एक इंस्टीट्यूट है, यहां पर बनाया गया था सहेली नाम का दवाई। ठीक है, तो सहेली नाम का जो गर्भ निरोधक गोली है ये CDRI संस्था लखनऊ में बनाया गया था। इसके बाद है, निम्न में कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? गोनोरिया, एड्स, ट्राइकोमोनियसिस और सिफिलिस। तो रेट्रोवायरस हम कहते किसको है? वह वायरस जिसका कि हेरिडिटरी मटेरियल केवल RNA होता है, उसमें DNA नहीं होता है, केवल RNA होगा, तो हम ऐसे वायरस को कहते हैं रेट्रोवायरस। और ये जो एड्स बीमारी है, तो एड्स बीमारी किसके वजह से होता है? HIV वायरस के कारण। और HIV वायरस जो है ये खुद रेट्रोवायरस है। HIV वायरस जो होता है ये रेट्रोवायरस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि HIV वायरस के पास DNA नहीं होता, उसमें केवल RNA होता है। तो रेट्रोवायरस द्वारा होने वाला जो बीमारी है यहां पर हो जाएगा B नंबर, एड्स। इसके बाद देखते हैं क्या है, निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड नहीं है? जो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है उसको चुनना है। कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस,
वासेक्टोमी और लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो यहाँ पर जो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है वो है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या करते हैं कि मेल के वास डिफरेंस को कट किया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण टेस्टिस का स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर निकल नहीं पाता है और वह जो मेल होगा उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो ये सर्जिकल मेथड में आता है, ये नेचुरल मेथड में नहीं आएगा, और बाकी ये तीनों जो है ये नेचुरल मेथड में आता है। इसके बाद है लैक्टेशनल एमिनोरिया संबंधित है। पहले जान लेते हैं कि लैक्टेशनल एमिनोरिया होता क्या है। अगर कोई स्त्री अपने नवजात बच्चे को लगातार स्तनपान कराती है, लगातार दूध पिलाते रहती है, तो उसमें कुछ महीने तक यानी कि 4, 5, 6 महीने तक ओवम का ओव्यूलेशन नहीं होता है, और इस बीच में यदि उसमें कॉपुलेशन होगा तो उसमें बच्चे का जन्म लेने का संभावना नहीं रहता है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया संबंधित है क्या चीज से, टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर एसटीडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि जब तक माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिला रही है तब तक उसमें ओवम का ओव्यूलेशन नहीं होगा और तब तक बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब दूध पिलाना बंद कर देगी और तो फिर उस टाइम में फिर ओव्यूलेशन होगा और उसके बाद फिर उसमें बच्चे को जन्म देने की क्षमता आ जाएगी। इसलिए आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर। इसके बाद है जन्म पूर्व इम्ब्रायो को जांचने की विधि है। जन्म से पहले इम्ब्रायो को जो जांच किया जाता है, भ्रूण का जो जांच किया जाता है कि इम्ब्रायो में कोई बीमारी तो नहीं है या फिर उसका लिंग क्या है, वो बच्चा लड़का है या लड़की है, इस बात का जो जांच किया जाता है, ये कौन सा विधि है। तो लेप्रोस्कोपी, एमनियोसेंटेसिस, एब्स्टिनेंस और क्वाइटस इंटरेप्टस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, एमनियोसेंटेसिस। यानी एमनियोसेंटेसिस वह जांच है जिसके द्वारा जन्म के पहले इम्ब्रायो का जांच किया जाता है और इस जांच से पता चलता है कि जो बच्चा है ये किसी आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, या फिर बच्चे का लिंग क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है, इस बात का पता एमनियोसेंटेसिस जांच से किया जाता है। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में सत्य है। क्या सत्य है, मादा के जननांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि, नहीं ये तो नहीं होगा। फिर जन्म पूर्व शिशु को इनक्यूबेटर में रखना, ये भी नहीं होगा। फिर जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ये तो ठीक है। निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर, नहीं ये नहीं होगा। यहां आंसर हो जाएगा सी नंबर, जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा प्रयोगशाला में, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर बनने वाले इम्ब्रायो को डाल दिया जाता है फीमेल के यूट्रस में। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो है वो होगा जननांग के बाहर, लेकिन कि जो परिवर्धन है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, इम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होगा वो होगा गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में। इसलिए आंसर होगा सी नंबर। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन, जो गर्भ निरोधक गोली है उसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, ओव्यूलेशन रोकता है, एस्ट्रोजन का दमन करता है। दमन करने का मतलब है एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को कम कर देगा, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक देता है, या फिर सारा काम करता है ऑल। तो याद रखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी जो गर्भ निरोधक गोली है, जो टेबलेट होता है जो जिसे महिलाएं खाती है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रहेगा और वो क्या काम करेगा, ये ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है। इन जितना भी गर्भ निरोधक गोली है जो महिलाएं खाती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा और इस हार्मोन का काम है उसमें ओव्यूलेशन को रोकना, और इस वजह से बर्थ कंट्रोल हो जाता है। जब तक टैबलेट खाया जाएगा तब तक बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तुरंत अभी अगले पेज के साथ वापस आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है, आधुनिक समय में विश्व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है।
मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि, विश्व वातावरण का गर्म होना, जीवन यापन का उच्च तरीका। तो आधुनिक समय में विश्व जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, इसका मेन कारण है मृत्यु दर में कमी। अभी के समय में हर देश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी हो चुकी है कि मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई है और इस वजह से विश्व जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद है विश्व जनसंख्या विस्फोट का कारण है अच्छी स्वास्थ्य देखभाल, बढ़ा हुआ कृषि उत्पाद, अधिक व्यवसाय और कम युद्ध। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल। यानी कि ये जो पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मेन कारण क्या है? तो अच्छी स्वास्थ्य देखभाल। यानी कि लगभग क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन की जो ऑप्शन है उसके आधार पर हम चुन रहे हैं। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में चुन लिए मृत्यु दर में कमी और नीचे वाले ऑप्शन में इस तरह का पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पर है अच्छी स्वास्थ्य देखभाल। यानी कि जब स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने लगी लोगों को, तो मृत्यु दर में कमी आ गई और जनसंख्या बढ़ गया। इसके बाद है वासेक्टोमी में किस नली को काटा जाता है? फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, वासा इफरेंसिया और यूरिथ्रा। तो वासेक्टोमी पुरुष में होने वाला नसबंदी है और इसमें हम वास डिफरेंस को कट करते हैं। यानी वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण टेस्टिस का जो स्पर्म है वो बॉडी के बाहर आ नहीं पाता है। इसके बाद है ट्यूबेक्टोमी में किस नली को काटा जाता है? फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, वासा इफरेंसिया या फिर ओवरी। तो ट्यूबेक्टोमी तो महिला बंध्याकरण है और इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण ओवरी में बना हुआ इस ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ नहीं पाता है। इसके बाद है आईवीएफ द्वारा निर्मित 16 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रायो को ट्रांसफर किया जाता है। यानी 16 से अधिक ब्लास्टोमियर बन चुका है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में जब फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा उसको बोलेंगे आईवीएफ। तो जायगोट बना और जायगोट से फिर एम्ब्रायो बना, वो एम्ब्रायो 16 से अधिक ब्लास्टोमियर का बन चुका है तो उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? फिमरी में, सर्विक्स में, यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में? यहाँ आंसर होगा सी नंबर, यूट्रस में। याद रखना है कि या तो जायगोट ही हो या फिर 8 सेल्ड एम्ब्रायो, 8 कोशिका का बना हुआ जो एम्ब्रायो है, अगर 8 सेल्ड एम्ब्रायो तक को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है तो उसको फिर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूट्रस में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में किसे आईवीएफ के पश्चात फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है? जायगोट या 8 सेल्ड एम्ब्रायो, 32 सेल्ड एम्ब्रायो, केवल जायगोट, केवल 8 सेल्ड एम्ब्रायो। तो याद रखना है कि आईवीएफ के पश्चात यानी कि प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन कराया गया, इसके पश्चात फैलोपियन ट्यूब में हम किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? तो या तो हम जायगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर 8 सेल्ड एम्ब्रायो तक को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोनों को ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, या तो हम तुरंत जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं या फिर 8 सेल्ड वाले एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है तो फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? तो फिर ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में। और ऐसा नहीं कि हम केवल जायगोट को ट्रांसफ़र करेंगे या केवल 8 सेल एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि जायगोट को भी और 8 सेल्ड एम्ब्रायो को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद है विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है लुइस जॉय ब्राउन, कानुप्रिया अग्रवाल, दोनों या नन। तो अगर वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो वो है लुइस जॉय ब्राउन। इंग्लैंड में जन्म हुआ था, उसके बाद कुछ मंथ के बाद भारत में भी कानुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है तो लुइस जॉय ब्राउन, कानुप्रिया अग्रवाल, दोनों या नन। तो भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है कानुप्रिया अग्रवाल। इसके बाद आर्ट ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं
ART आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या? ये वह टेक्निक है जिसके द्वारा बंध्य दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? IVF, जिफ्ट, गिफ्ट या फिर ऑल। तो यहाँ पर ये जो IVF, जिफ्ट, गिफ्ट है, ये तीनों वह टेक्निक है जिसके द्वारा बंध्य दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो आर्ट के अंतर्गत ये तीनों आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद है निम्न में कौन वायरस द्वारा उत्पन्न एसटीडी है? वायरस द्वारा उत्पन्न एसटीडी, गोनोरिया, सिफिलिस, इसके बाद है जेनेटल हर्पिस और फिर ये ट्राइकोमोनियासिस। तो इसमें जो है गोनोरिया और सिफिलिस ये तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला है, और ट्राइकोमोनियासिस तो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला है, और जेनेटल हर्पिस वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एसटीडी है। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा जेनेटल हर्पिस। याद रखना कि जेनेटल हर्पिस वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एसटीडी है। तो अभी इस चैप्टर में हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा हुआ। जैसा कि हम बताए कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो बन चुका है, एक बहुत पहले बना हुआ था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसमें हम 20 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, और आज हम 21 से स्टार्ट किए। आज भी टोटल 20 क्वेश्चन ही बताए, तो दोनों मिला करके हो गया 40 क्वेश्चन। ये चैप्टर छोटा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर छोटा है, और इसमें 40 क्वेश्चन काफ़ी है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो आप सब इस 40 क्वेश्चन का तैयारी बढ़िया से कीजिएगा और निश्चित रूप से एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम लोग अब अगले क्लास में जेनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलने वाले हैं। तो हम लोग 1 से 2 दिन में जेनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।